मोल या फिर वॉल्यूम या फिर मास एनालिसिस, जो हम लोगों ने कल थोड़ा थोड़ा देखा था। पहला मेथड ये, यही सबसे पॉपुलर है। इस मेथड को यूज करने के लिए एक बस केवल डिसएडवांटेज है छोटा सा, वो ये है कि इस मेथड को अपन अप्लाई तभी कर सकते हैं जब रिएक्शन पूरी तरीके से क्या हो, आपका बैलेंस हो। अनबैलेंस रिएक्शन के लिए इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता बिल्कुल। तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में, दिस मेथड इज अप्लाई, दिस मेथड इज अप्लाइड when reaction is balanced। दूसरा मेथड है पीओएसी, पीओएसी मेथड। अब ये पीओएसी क्या है भाई? पीओएसी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये इसका फुल नेम है। चाहो तो आप लिख लो यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इसका फुल नेम है, ठीक है ना। इसमें लिखिए बैलेंसिंग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इसका फुल नेम है। पीओएसी मेथड, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। हाँ बताऊंगा मैं, लेकिन बेटा ये लीस्ट यूज मेथड है। मतलब देखो पीओएसी का क्या है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, मैं आपको सब बताऊंगा अभी। बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, देखो जैसे एक प्रॉब्लम आपको दिया गया, अब अगर उस प्रॉब्लम में आपने मेथड नंबर ए लगाया ए, तो 100% आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आंसर आपका आएगा एकदम। लेकिन अगर आपने बी वाला किया, बी वाला मेथड अप्लाई किया, तो सही जगह पर अप्लाई किया तो आंसर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा, इनफैक्ट पहले वाले से भी जल्दी आएगा। लेकिन अगर आपने गलत जगह अप्लाई कर दिया पीओएसी को, तब तो वो 1-2 साल ले लेगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए पीओएसी से हमको थोड़ा परहेज करना चाहिए, मतलब पीओएसी को हमको यूज नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये सबसे लीस्ट यूज मेथड में से काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो जब मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाऊंगा तो सबसे पहले मैं मेथड नंबर 1 बताऊंगा, और फिर मैं मेथड नंबर 2 बताऊंगा, फिर वही प्रॉब्लम जो हमने मेथड नंबर 1 में सॉल्व किए थे, वही सेम प्रॉब्लम मेथड नंबर 2 में मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो वहां पे जाके आपको वो क्लियरिटी होगी, ठीक है। चलो तीसरा है, थर्ड मेथड इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बेटा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये अभी इसका पार्ट नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, अगले चैप्टर का ये पार्ट है। तो ये आपका हो गया पूरा। अब देखो जरा मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, तो कुछ बातें आगे फिर बढ़ाते हैं जरा। चलो अच्छा ठीक है, यहां तक लिखा ना सभी ने? चलो क्वेश्चन लिखो जरा, पहले एक एक क्वेश्चन लिखिए, फॉर द रिएक्शन to ammonia, if 20 gram hydrogen is taken, then how much N2 will consume in the reaction, and how much ammonia will form।
एंड हाउ मच अमोनिया विल फॉर्म। जस्ट आप 1 मिनट इसको अटेम्प्ट करें जरा, फिर मैं थोड़ा इसके बारे में आपको समझाता हूं। अच्छा चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये मैं ही बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर हालांकि हमको ऐसी प्रॉब्लम के साथ तो वैसे भी डील नहीं करना है, फिर आगे चल के आगे बात करेंगे। फिर देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। देखो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें कि यहां पर दो दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है। हमें हमेशा मतलब रिएक्टेंट से ही होना चाहिए, हमें हमेशा मतलब रिएक्टेंट से ही होना चाहिए, इसके अलावा हमें और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार, कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर दो दो रिएक्टेंट दिए गए हैं, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन में भले ही दो दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, लेकिन उसने केवल क्वेश्चन में एक की बात करी है बस, क्या, 20 ग्राम हाइड्रोजन इज टेकन। उसने ये नहीं बोला कि इतने ग्राम N2 हमने लिया है, ठीक है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में हमें केवल एक रिएक्टेंट के बारे में नॉलेज गिवन हो या एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो हम उसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हमेशा करेंगे। याद कर लो एकदम, बिल्कुल इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं किसी प्रकार का। एकदम मैंने क्या बोला, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको केवल एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में कुछ नॉलेज गिवन है, तो उसके लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट होता है। फिर उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट, वो अलग चीज है, वो भी हम आज ही पढ़ेंगे, मतलब, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा कि हम हमारे सामने क्वेश्चन में केवल एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब सारी की सारी कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में होगी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही होगी। हमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन कितना कंज्यूम हुआ, और हमें इसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा कि अमोनिया कितना फॉर्म हुआ। तो चलो जरा, हाँ नहीं रुको पहले 1 मिनट, क्योंकि देखो मास के टर्म्स में है ना, तो अभी आप ऐसा काम मत करो, मैं अभी बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा आपने, ठीक है चलो, अच्छा फिर मैं आगे की बात करता हूं, सुनो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपको लिखना है बेटा रिएक्शन, तो आपने लिखा N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस अमोनिया। बताओ जरा, अब अगर हम इसमें मोल मोल एनालिसिस करें तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका 1 मोल इसका 3 मोल के साथ मिलके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज बेसिकली मोल मोल एनालिसिस, हम लिखते हैं यहां पर मोल मोल एनालिसिस। अब सुनो ध्यान से, 1 मोल में इसका कितना मास होता है, 28 ग्राम। इसका कितना, 6 ग्राम। इसका कितना, 34 ग्राम। ये क्या है बेटा, मास मास एनालिसिस। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो हमको H2 का अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 ग्राम, मतलब वो मास के टर्म्स में दे रखा है। मतलब मेरे को क्या एनालिसिस करना है, मास मास एनालिसिस करनी है, मोल से करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है आपको खाली, तो सारी कैलकुलेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगी बस केवल। तो हम सारी कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो अब बताओ, अगर हम 6 ग्राम हाइड्रोजन लेते तो कितना ग्राम अमोनिया बनता, 34 ग्राम। तो अपन लिखेंगे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म होता है, बोलो हाँ या ना। तो बेटा 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना होगा, 34/6 ग्राम अमोनिया बेटा फॉर्म होगा। बताओ हमसे पूछ कितने से रहा है, 20 ग्राम से कितना होगा। तो बेटा बताओ 20 ग्राम हाइड्रोजन लेने पर क्या होगा, 34/6 इंटू 20 ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा। तो क्या एक पार्ट सॉल्व हो गया कि 20 ग्राम हाइड्रोजन लेने से कितना अमोनिया बनेगा, तो आंसर आ गया 34 इंटू 20/6, इतने ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा। किससे आया बेटा, मास मास एनालिसिस से। चलो इसको सॉल्व, इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं।
हो गया, नोट कर लो। अब हमें बताना है कि कितना नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ है। अब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। लिखो जल्दी से भाई इसको। हो गया, चलो अच्छा बताओ जरा, आप खुद देखकर बताइएगा। रिएक्शन के हिसाब से हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन कितना कंज्यूम हो रहा है, बताओ जरा, बताओ। मतलब अगर हम 6 ग्राम हाइड्रोजन लें तो कितने ग्राम नाइट्रोजन कंज्यूम होता है? 28 ग्राम नाइट्रोजन कंज्यूम होता है। दिख रहा है सभी को? ये किससे पता लगा? मास एनालिसिस से। तो देखो मास एनालिसिस से क्या पता लगा कि 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर लिया जाए तो हम देख सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन इज कंज्यूम्ड। हम ऐसा लिखेंगे। तो 1 ग्राम से कितना कंज्यूम होगा? 28/6 ग्राम नाइट्रोजन इज कंज्यूम्ड, ये हो जाएगा। तो हमें निकालना कितने से था बेटा? 20 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कंज्यूम होगा? तो बस 28/6 इंटू 20 ग्राम नाइट्रोजन इज कंज्यूम्ड। बस यही आपका फाइनली आंसर है। तो दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। बस यही मेथड आपको फॉलो करना है अगर आपको एक की इंफॉर्मेशन गिवन है तो। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और फिर देता हूं आपको। चलो जल्दी सॉल्व करो इसे। एकदम आसान है, एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और उसी को लेकर ही सॉल्व करना है।
हो गया सॉल्व? बताओ कितना आया? अमोनिया कितना आया? 100 ml, और वो कितना आया? 50 ml नाइट्रोजन। ठीक, चलो सारे बच्चे निकालो जल्दी से। फिर अब मेन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हूं जरा इसमें, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आखिर आते कैसे हैं इसमें। सिंपल वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस कर लो, ठीक है ना, हो जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में नॉलेज गिवन है, मतलब सारी की सारी कैलकुलेशन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही होगी। तो तीन वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन लिया जाए तो 2 वॉल्यूम अमोनिया बनता है, तो एक वॉल्यूम से 2/3 बनेगा, तो 150 से कितना बनेगा ये निकाल लेना खाली। सेम यहां पर 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेने पर 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन कंज्यूम होता है, ठीक है ना, तो एक वॉल्यूम से कितना होगा? 1/3, तो 150 से कितना होगा? कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना, दैट इज 150/3, दैट इज 50 ml N2। चलो बताओ कोई दिक्कत? किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लो, कोई चीज अगर नहीं आ रही है बताओ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन मैं देता हूं वो करने को। तो ये बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, मास मास हो गया, मोल मोल हो गया, सब कुछ लगभग एक जैसा ही होता है इसमें, बिल्कुल एकदम ठीक है। चलो अब हम ऐसी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें केवल एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो। चलो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 gas evolve at 1 atm and 273 Kelvin on heating 16.8 gram MgCO3 सॉलिड, ठीक है। तो रिएक्शन में लिख के देता हूं आपको जरा, जो मैं क्वेश्चन में रिएक्शन लिख रहा हूं उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वही रिएक्शन कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सामने आने वाली है फिर बाद में भी। तो रिएक्शन गिवन है, MgCO3 को हीट करने पर, अभी पता नहीं शायद आपने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, शायद पढ़ा हो। गर्म करने पर बनता है MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे CaCO3 को गर्म करने पर CO2 गैस बनती है लाइमस्टोन को। तो चलो बेटा अब सॉल्व करिए प्रॉब्लम जरा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, अटेम्प्ट करो, फाइनल आंसर बताओ। किसका पूरा मास बता देता हूं आपको, 84 रहेगा भाई MgCO3 का मोलर मास, लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ MgCO3 इज 84। वैसे हम निकाल सकते थे Mg का 24 होता है। जीरो पॉइंट 1 लीटर क्या है?
अरे यूनिट क्या, वॉल्यूम निकालना है ना, तो यूनिट तो होगा कुछ। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, ml लीटर कुछ तो होगा। अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझिए पहले कि हमसे क्या चीज पूछ रहा है, हमें हमने क्या निकाला है, फिर हम उससे कैसे इसमें जा सकते हैं, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सब चीज कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है। ये बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। कांस्टेंट चीज है वो तब बोली जाती है जब कई सारी गैसेस गिवन है आपको, तब उसमें देखते हैं भाई चलो इनका टेम्परेचर कांस्टेंट, इनका प्रेशर कांस्टेंट है। अभी एक चीज के लिए आपको एनालिसिस करना है, उसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं, उससे क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं उससे। ये अटेम्प्ट करो, फिर थोड़ा फाइट करें, फिर मैं तो बताऊंगा ही वैसे भी, मतलब सोचो थोड़ा सा और शायद हो जाए। हुआ क्या? चलो मैं बताता हूं, देखो कैसे करेंगे। देखो ध्यान दें सबसे पहले सब लोग, अब ये प्रॉब्लम दे रखा है, अब 16.8 ग्राम MgCO3 देखकर आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि यार इसमें अपन जो है ना मास मास एनालिसिस कर लें, आपको ये लगने लग गया होगा। लेकिन आपको अपने दिमाग से सोचना है कि 16.8 ग्राम MgCO3 है, अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लें तो फिर हम वहां पर मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं। एक बात तो हमेशा याद रखो कि मोल मोल एनालिसिस हमेशा आसान होता है मास मास से, एक बात तो हमेशा याद रखो। तो चलो सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ कि मोल कितने आ गए, 0.2 आ गए क्या? दैट इज 16 गिवन मास अपॉन मोलर मास 84, दैट इज 0.2। बोलो हाँ या ना। चलो अब इस इक्वेशन को देखो, क्या ये बैलेंस है पूरा, क्या ये बैलेंस है पूरा? जी हाँ बैलेंस है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो इसका मतलब हम यहां पर मोल मोल एनालिसिस लगा सकते हैं। चलो बताओ बेटा, अगर हम एक मोल, सुनना, एक मोल एक मोल एक मोल, अगर हम एक मोल MgCO3 लेते हैं तो कितना मोल CO2 बनता है? बोलो 1 मोल CO2 बनता है, बोलो हाँ या ना। ये हो गया हमारा मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। अब बताओ हमने कितना लिया है, 0.2 मोल लिया है भाई, 16.8 ग्राम में तो 0.2 मोल होंगे ना, तो 0.2 मोल MgCO3 से, 0.2 मोल MgCO3 से कितना मोल CO2 बनेगा? 0.2 मोल CO2 बनेगा। अब ये बात तो बच्चों बिल्कुल समझ में आ गई है कि अगर हम 16.8 ग्राम MgCO3 को हीट करते हैं तो 0.2 मोल CO2 निकलता है, क्योंकि 0.8 ग्राम MgCO3 में 0.2 मोल हो गए और इससे करस्पॉन्डिंग अपन ने CO2 गैस निकाल लिया। लेकिन हमसे मोल नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम CO2 गैस का इवॉल्व हुआ एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो बेटा बताओ 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन कंडीशन किस चीज की होती है? एसटीपी की। इसका मतलब एसटीपी पर बेटा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। बोलो हाँ या ना। बताओ बेटा मोल कितने निकाले हैं? 0.2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम। बस यही तो फाइनल आंसर है आपका। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 4.48 लीटर ऑफ CO2 गैस।
नहीं तो मतलब आप एसटीपी कहां बोल रहे थे? एसटीपी बोलते हैं मतलब तो समझ में आता। हाँ हाँ, तो ठीक है, फिर आंसर यही आया ना, तो ठीक है फिर ये एपी कंडीशन है, मतलब वही। ये क्या हो रहा है यार? लिखो भाई, जल्दी से लिखो। हाँ डीपीपी थोड़ा सा आज टॉपिक हो जाने दो पहले, स्टैचोमेट्री वाला। समझ में आ गया ना सभी को? चलो अगला क्वेश्चन फिर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा क्या है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड at 1 atm and 273 Kelvin temperature, heating 24.5 ग्राम KClO3। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो KClO3 होता है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो बनता है KCl प्लस 3/2O2। आप इसको ऐसा ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस KClO3 gives ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। चलो सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम अभी जब हमने की है, एकदम ऐसी प्रॉब्लम है। इसका आंसर निकालो। बेटा KClO3 का मोलर मास कितना आएगा? नहीं, KClO3 का मोलर मास आएगा, देख लो, पोटेशियम में कितना रखा? 40। क्लोरीन का? ठीक है, तो कितना आ रहा है टोटल? ठीक है फिर।
123.5 is the molar mass. 120 ठीक है। मतलब अब एक बात बताओ सबसे पहले कि इसका मोल कितना आएगा, मोल बताओ पहले। देखो मोल मतलब कैसे निकालेंगे, 24.5 डिवाइडेड बाई 123.5, यही है ना। तो ये आएगा आपका 0.198, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0.2। तो 0.2 के हिसाब से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, समझे ना। तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हो, ये वाला भी, ये वाला भी। तो आपको बताना है कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस हुआ। तो आपने स्टार्टिंग में 0.2 मोल KClO3 का ले रखा है, तो आप कौन सी एनालिसिस कर दो, मोल मोल कर दो। तो 2 मोल KClO3 से 3 मोल CO2 बनता है, ये हो गया मोल मोल एनालिसिस। तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2। तो 0.2 से कितना बनेगा, 3/2 इंटू 0.2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मोल आएगा। अब मोल से वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। सब लोग करो, देखते हैं जरा। तो बेसिकली हम लिखेंगे कि अगर हम 2 मोल KClO3 लेते हैं तो हमें यहां पर 3 मोल O2 मिलेगा। तो 1 मोल KClO3 से 3/2 मोल O2 मिलेगा। तो कितना है, 0.2 मोल। तो 0.2 मोल KClO3 से 3/2 इंटू 0.2 मोल O2 मिलेगा। ये कितना आ रहा है, 0.3। तो बस फिर अब वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हाँ 0.3 इंटू 22.4, दैट इज 6.7, सही है, लीटर। ये फाइनली आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट तो नहीं करना अभी किसी को, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल जानते हैं क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ its nitride. Then find out atomic weight of metal. Then find out atomic weight of metal. इतनी इंफॉर्मेशन खाली गिवन है, ना तो उसमें कोई रिएक्शन गिवन है ना कुछ गिवन है, सब कुछ अपने आप से ही सोचना है इसमें आपको, सब कुछ। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पता है ना सभी को। अब आप ये सोचो जरा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड आखिर कैसा होगा। अच्छा नाइट्राइड समझते हैं क्या होता है, अच्छा ऑक्साइड समझते हैं, ऑक्साइड तो वैसे ही नाइट्राइड होता है, ऑक्साइड के जैसा ही नाइट्राइड होता है। तो पहली बात तो यह है कि आप मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं जरा। देखो अगर हम बात करते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें बताओ, सेकेंड ग्रुप के कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम, देन फिर रेडियम, वो हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब ये सोचो कि अगर हम इन सारे मेटल्स को रिप्रेजेंट करें m से, तो बेटा एक बात बताओ, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है वैलेंसी। +2 की -2? +2, क्योंकि मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस बन जाएगा तुरंत। अब अगर हम बात करते हैं बेटा नाइट्राइड की, तो नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? N3-। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नाइट्राइड का। तो अगर हमें किसी एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? देखो क्या तरीका है। M के ऊपर +2 चार्ज है, N के ऊपर -3 चार्ज है, इसका मतलब बेटा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? M3N2। तो सबसे पहले हमको ये बात पता लग चुकी है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो फॉर्मूला है नाइट्राइड का वो क्या है? M3N2 टाइप का है। पहले तो इतनी बात पता लगी। अब बारी है रिएक्शन लिखने की, तो पहले इतना लिखो, फिर रिएक्शन बताता हूं कैसे लिखना है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड। जनरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड। बोलो, लिखा? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखना बेटा। हमारा नाइट्राइड है M3N2। अगर किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो बनता है मेटल ऑक्साइड, और अगर किसी मेटल की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवाई जाती है तो बनता है मेटल नाइट्राइड। तो हम यहां पर मेटल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बेटा? नाइट्रोजन के साथ। तो बैलेंस कर लो रिएक्शन, 3M हो गया। समझ में आ गया यहां तक? अब सोचो अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन तो मैंने आपको लिख के बता दिया है। सबसे पहले आप ये देखो कि हमको यहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल का वेट कितना गिवन है, बताओ। 12 ग्राम गिवन है ना, तो बताओ बेटा इसके मोल कितने आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। मान लो मोलर मास कैपिटल M के बराबर है, क्योंकि M जो मेटल है वो अननोन है, हमें उसी का एटॉमिक वेट चाहिए। अब मान लिया कि भाई उस मेटल का एटॉमिक वेट कितना है? M है। ठीक है, अच्छा इसके मोल बताओ, इसके मोल कितने होंगे? इसके मोल कैसे निकालेंगे बताओ? गिवन मास कितना गिवन मास है भाई? 14.8। 14.8 डिवाइडेड बाय बेटा मोलर मास कितना हो जाएगा? 3M + 28। होगा कि नहीं होगा? ये इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब हम करते हैं जरा मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो मोल मोल एनालिसिस से बताओ क्या होगा। 3 मोल मेटल लेने पर 1 मोल M3N2 बनता है, तो अपन लिखेंगे कि 3 मोल मेटल लेने पर 1 मोल M3N2 बनता है। तो बेटा 1 मोल मेटल लेने पर कितना बनेगा? 1 मोल मेटल लेने पर बनेगा 1/3 मोल M3N2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो बताओ 12/m मोल है ना हमारे पास, तो बताओ 12/m मोल लेने पर कितना बनेगा? 12/m मोल मेटल लेने पर आपका कितना M3N2 बनेगा बताओ? हाँ, 1/3 इंटू 12/m मोल मेटल। ठीक है ना, मेटल मतलब मोल M3N2। यस और नो? आया क्या? बताओ ये क्वांटिटी किसके बराबर है? ये क्वांटिटी इसके बराबर है। देखो जरा ये जो दे रखा है आपको, सुनो जरा फिर से एक बार, देखो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा बस के लिए। देखो क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि 3 मोल मेटल लेंगे तो 1 मोल M3N2 बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल मेटल लेने पर 1/3 मोल मेटल नाइट्राइड बनेगा। तो 12/m मोल हमने ले रखा है, तो 12/m मोल लेने पर कितना मोल मेटल नाइट्राइड बनेगा? इतना मोल बनेगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि इतना ग्राम मेटल नाइट्राइड बन रहा है, तो हमने क्या किया? इतने ग्राम में इसकी मोल निकाल लिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतने मोल मेटल नाइट्राइड बनेगा, और हमारे हिसाब से कितना बन रहा है? इतना बन रहा है। तो क्या ये क्वांटिटी इसके बराबर होगी?
समझ में आ रही बात? तो बस दोनों को बराबर कर दो, n की वैल्यू निकाल, सिंगल इक्वेशन बनेगा। चलो भाई लिख लो, सॉल्व करो। हो गया सॉल्व? बताओ कितना है एम का वैल्यू, एम का वैल्यू निकालो। तो 1/3 इंटू 12/m इज इक्वल टू 14.8 अपॉन 3m प्लस 28, उससे m का वैल्यू निकल के आएगा सामने। कितना आ गया? तो ये जो है ना 1/3 इंटू 12/m इज इक्वल टू 14.8 अपॉन 3m प्लस 28। कितना है m का वैल्यू? 40 आ गया ना? तो अब बताओ कौन सा मेटल होगा ये? कैल्शियम, कैल्शियम था। यस और नो? इसका मतलब किसका नाइट्राइट था? कैल्शियम का नाइट्राइट था। फॉर्मूला क्या होगा? Ca3N2। ठीक, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़े, आजू बाजू की भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके। अब देखो, अगर आपको इसमें फॉर्मूला पता नहीं होता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, रिएक्शन लिखना नहीं आता तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, ये दोनों को रिलेट करना है ये नहीं पता तो भी नहीं कर पाते। तो इन सारी चीजों को मिलाकर फिर एक क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये सब धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा, मतलब, ठीक है ना? लेकिन हमने थोड़ा सा आपकी हेल्प करी, पहले मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया क्या क्या होगा, रिएक्शन लिखना बताया, फिर ये भी बताया, तब जाके आप स्मूथली सॉल्व कर पाए, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हेन, अब ये थोड़ा सा अलग है। 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन polymerize entirely to polythene the weight of polythene form as per the equation NC2H4
ऐसा इक्वेशन आपके 10th की टेक्स्ट बुक में दे रखा था, जो बच्चे एचएससी बोर्ड होंगे, किसी को याद है क्या? लास्ट में एक चैप्टर रहता है, मतलब हाँ कार्बोनेट इस कंपाउंड वाला, उसी में सबसे लास्ट में रिएक्शन दे रखा है ये, जिसमें सबसे लास्ट पेज में छोटा सा टेबल बना है, उसी में सब दे रखा है सब ये, मुझे याद है, मतलब मैंने एक साल 10th का बैच पढ़ाया था तो मुझे याद है कि उसमें दे रखा है ये, ठीक है। तो अब देखो, ए ऑप्शन है N/2 ग्राम, बी ऑप्शन है 100 ग्राम, सी ऑप्शन है 100/n ग्राम एंड डी ऑप्शन है 100n ग्राम। ये बताना है आपको। चलो भाई बताइए क्या होगा? 100 ग्राम। चलो और कोई बताए। क्वेश्चन क्या, मैं आपको समझाता हूं, सुनो। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, मतलब 100 ग्राम इथाइलिन, इथाइलिन एक कंपाउंड होता है, आप पढ़ेंगे इसमें, आईयूपीएससी में पढ़ेंगे इथाइलिन। तो 100 ग्राम इथाइलिन को अगर लिया जाए तो पॉलीमराइज होकर वो पॉलीथीन बनाता है। ये पॉलीमराइज क्या है? पॉलीमराइज का मतलब होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाए। जैसे अगर इथाइलिन के बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपस में आ जाते हैं तो फिर वो पॉलीथीन बनाते हैं, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बना। अब ये पूछ रहा है कि द वेट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड एज पर द इक्वेशन इज, कह रहे 100 ग्राम इथाइलिन लिया, बताओ कितना पॉलीथीन बनेगा? 100 ग्राम बनेगा, क्योंकि हमको पता है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड होता है हमेशा। तो 100 ग्राम मिथाइलिन लेने पर भले ही वो कितना भी पॉलीमर बने, लेकिन 100 ग्राम लेने पर 100 ग्राम पॉलीथीन ही बनेगा, क्योंकि मास तो कंजर्व रहेगा ना। तो इस क्वेश्चन में आपको एज सच कोई स्टैचोमेट्री नहीं लगाना था, ये डायरेक्टली हो सकता था एकदम, ठीक है ना। तो 100 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। और कुछ नहीं करना इसके अलावा इसमें। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो बस ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं लास्ट, एक क्वेश्चन लास्ट करवाता हूं आपको जरा। क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ CO2 गैस will be obtained by the complete combustion of by the complete combustion of 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आप स्टार भी मार्क करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन माने जाते हैं अपने आप में। चलो अच्छा, वैसे तो आपको ये घर से करके लाना है होमवर्क के आपके लिए। मैं आपकी बस में केवल एक हेल्प करूंगा खाली बस। What mass of CO2 gas will be obtained by the complete combustion of 570 ग्राम of octane? देखने से लग रहा है कि बिना स्टैचोमेट्री का सॉल्व नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। अब ये सोचो कि यहां पर पहले हमें क्या करना चाहिए, सोचो जरा पहले हमें क्या करना चाहिए। पहले क्वेश्चन आपके सामने है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑक्टेन के मोल निकाल लें, फिर क्या करें? अब इसमें तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगेगा नहीं। अच्छा ये एक बात ये बताओ, कोई किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर 570 ग्राम CO2 बन जाएगा? बेटा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऊपर वाले क्वेश्चन में इसलिए वैलिड हो पाया था क्योंकि वहां पर वो जो पॉलीमर बन रहा था उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था, तो सारा का सारा उसी में कन्वर्ट हो गया पूरा पूरा। लेकिन यहां पर कंबसन करवा रहे हैं, कंबसन वो भी किसका? ऑक्टेन का। ऑक्टेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का कंबसन करवाने पर कौन क्या क्या निकलता है बाहर, कोई बता सकता है? किसी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबसन करवाते हैं ना तो CO2 गैस निकलती है और वाटर लिक्विड बाहर निकलता है, दो चीजें यहां पर बाहर निकलती हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसका इक्वेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि बिना इक्वेशन लिखे आप मोल मोल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे। देखो हाँ मैं रुको एक मिनट, मैं जनरल रिएक्शन आपको लिखा रहा हूं, ठीक है ना। जनरल रिएक्शन
आप ये जरा जनरल रिएक्शन अच्छे से याद रखिएगा। रिएक्शन है CXHY गैस प्लस X प्लस Y/4 O2 गैस गिव्स XCO2 गैस प्लस Y/2 H2O लिक्विड। बेटा ये सबको याद रखना है, क्योंकि ये इक्वेशन बेटा हमेशा काम आएगा आपके। जहां पर ऑक्टेन की अगर बात करें तो बेटा ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? C8H18। तो बेटा X की वैल्यू क्या? 8, Y की वैल्यू क्या? 18। हर जगह XY रखते तो आपको कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगा तुरंत। मतलब आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H18 होता है। तो कंपेयर कर लो, यहां से X की वैल्यू 8, Y की वैल्यू 18, सब कुछ रख दो, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। और जैसे ही मिलेगा तो मोल मोल एनालिसिस कर लेना, आंसर आ जाएगा कितना CO2 निकलेगा। यस और नो? तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्या था? रिएक्शन लिखना। बाकी सब कुछ हमें आता है, मोल मोल एनालिसिस भी आता है, इसके बाद फिर हमें मोल निकालना भी आता है, सब कुछ आता है, खाली रिएक्शन लिखना नहीं आता है बस केवल। तो रिएक्शन लिखना मैंने आपको सिखा दिया है। हाइड्रो, यहां पर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सबके लिए जनरल इक्वेशन वैलिड है ये। यस और नो? तो घर से करके लाना इसे। हाँ देंगे, अगली क्लास में देंगे।